हेलो एवरीवन, वानी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ पॉलिटी को एकदम बेसिक से डिस्कस करना शुरू किया है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात की थी, जिसे हम विनियमन अधिनियम भी कहते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 होगा, जिसे हम बंदोबस्ती कानून भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एक्ट था जिसके माध्यम से कुछ सुधारों को किया गया, जिसमें न्यायालय संबंधी सुधार किए गए। इसके बारे में बात करने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर एक्ट ऑफ 1773, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट या विनियमन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1599 में इंग्लैंड में एक समूह था जिसमें कुछ व्यापारी थे, और उन व्यापारियों ने एक कंपनी बनाने की मांग की। फिर वहाँ की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी बनाने का अधिकार दे दिया और 31 दिसंबर 1599 को कंपनी बनकर तैयार हुई, जिसे भारत में 20 वर्षों के लिए या कुछ समय के लिए कह सकते हैं, तब तक उसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया था, व्यापार का एक अधिकार दे दिया गया। फिर उस कंपनी को बनाने के नियम बने, फिर वो कंपनी बनी और उस कंपनी का संचालन संचालक समिति द्वारा किया जाने लगा, जिसमें ब्रिटिश संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो कंपनी थी वो पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनी थी। फिर उस कंपनी ने भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू किया। उसको लगा कि वो लोग व्यापार के साथ साथ यहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी कर सकते हैं। फिर कंपनी ने प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता, और प्लासी और बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद उनको जो है वहाँ पर प्रशासनिक अधिकार मिल गया। और साथ ही साथ एक प्रावधान और किया गया था कंपनी के नियम बनाने के समय, कि जो कंपनी के अधिकारी हैं वो अपना निजी व्यापार भी कर सकते हैं। जब निजी व्यापार करने की छूट मिली तो वो कंपनी के कामों पर ध्यान न देकर अपने निजी व्यापार पर अधिक ध्यान देने लगे, जिससे वो निरंतर धनी होते चले गए और कंपनी निरंतर घाटे में चली गई। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन को आप खुद से भी समझ सकते हैं कि हमें जब किसी कार्य के लिए सैलरी दी जा रही है और हम उसके साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं, ये छूट भी हमको मिल गई है, तो हम ज़्यादा ध्यान अपने काम पर देंगे, क्योंकि वो सैलरी तो हमें परमानेंट मिल ही रही है। तो ऐसे में जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार कर रहे थे, और निजी व्यापार के साथ साथ उनको अधिक धन भी मिल रहा था, जिससे वो ब्रिटेन में धनी होकर पहुंच रहे थे। लेकिन कंपनी की सिचुएशन तो ख़राब हो रही थी, क्योंकि कंपनी को युद्ध भी करने पड़े, सैनिकों का वेतन भी देना पड़ा, और जो अपने अधिकारी थे उनका वेतन भी देना पड़ रहा था, और उसकी व्यापारिक स्थिति खराब होती चली गई, जिससे कंपनी को ब्रिटेन की सरकार से ऋण मांगना पड़ा। और जैसे ही कंपनी को ब्रिटेन की सरकार से ऋण मांगना पड़ा, ब्रिटेन सरकार ने अपना नियंत्रण कंपनी पर स्थापित कर लिया, और उन्होंने एक एक्ट या एक प्रपत्र जारी किया, जिसके माध्यम से कुछ प्रावधान किए गए कि जो है कंपनी कैसे कैसे काम करेगी, और उन्होंने कंपनी को ऋण भी दे दिया। कंपनी ने जो ऋण मांगा था वो मांगा था 10 लाख पौंड का, और ब्रिटेन सरकार से जो मिला वो मिला था 14 लाख पौंड रुपए। लेकिन उसके साथ ही ब्रिटेन सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और कुछ नियम भी कंपनी के लिए बना दिए थे, जिनमें से एक न्यायालय भी स्थापित किया गया था, और वो न्यायालय कलकत्ता के विलियम फोर्ट में स्थापित किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, उस एक्ट में कहीं भी गवर्नर जनरल और न्यायालय के कार्यों को नहीं बताया गया, जिसकी वजह से दुविधा हो रही थी, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में न्याय का अधिकार गवर्नर जनरल के पास भी था और न्यायालय के पास भी था। चूँकि न्यायालय नई संस्था थी, इसलिए ज़्यादातर लोग गवर्नर जनरल के पास जाना पसंद करते थे, और इसी वजह से उन दोनों के बीच मतभेद हुआ रहता था। और साथ ही न्यायालय के जो कार्य थे वो भी स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किए गए थे। तो इसीलिए जो है ये 1781 का एक्ट लाया गया था, और जब 1781 का एक्ट लाया गया, इसे हम बंगाल न्यायपालिका कानून 1781 या बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसे हम बंदोबस्ती कानून भी कहते हैं। बंदोबस्ती कानून
1781। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। जो ये लाया गया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उनमें संशोधन करने के लिए लाया गया था। अच्छा, बंदोबस्ती कानून को किसने जो है लाया था या किसकी सिफारिश पर लाया गया था? बंदोबस्ती कानून को एडमंड ब्रेक की अध्यक्षता में गठित एक प्रवर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। फ्रेंड्स, वहाँ पर एक प्रवर समिति गठित हुई और जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष एडमंड बर्क थे, और उन्हीं की सिफारिश पर बंदोबस्ती कानून को लाया गया। इस कानून को हम जुडिशरी एक्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसे हम बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रपत्र में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसमें जो सबसे पहला प्रावधान किया गया था वो ये था कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है, और फिर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था कलकत्ता में, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, उन दोनों के कार्य क्षेत्र को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया कि जो गवर्नर जनरल का कार्य क्षेत्र है उसका भी एक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, और जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र है उसको भी अलग कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि आदेश लागू करते समय न्यायालय भारत के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को ध्यान रखेगा। फ्रेंड्स देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो ब्रिटेन के व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया था और उन्हें भारत के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए जो विवाद जाते थे वो धार्मिक होते और फिर उनके विषय में न्याय उतना सुलभ नहीं था। इसलिए यह प्रावधान किया गया कि जब न्यायालय अपने आदेश जारी करेगा तो वो भारत की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का ध्यान रखेगा। हिंदू मुकदमों के निर्णय हिंदू कानूनों के अनुसार किए जाएंगे, और जो मुसलमान मुकदमे होंगे या मुस्लिम लोगों के मुकदमे होंगे उनके निर्णय मुस्लिम कानून, जिसे हम शरीयत का कानून भी कहते हैं, उसके आधार पर किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हिस्ट्री में हमें बताते हैं कि जैसे हमारी गीता है और रामायण है, कुरान है, इन सभी का अनुवाद इंग्लिश में भी किया गया था। जो इंग्लिश में अनुवाद किया गया था वो इसी के लिए किया गया था ताकि जो ब्रिटिश के लोग हैं वो भारत के कल्चर को जान सकें। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया था वो ये था कि कलकत्ता के सभी नागरिकों के मुकदमे सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। फ्रेंड्स, आपने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि जो BBU है वहाँ के सभी जो मामले थे वो न्यायालय के अधीन किए गए थे, लेकिन जो न्यायालय का अधिकार तो वो सिर्फ कलकत्ता तक ही सिमट कर रह गया था। इसलिए सरकार ने प्रावधान किया कि जो कलकत्ता के सभी नागरिक होंगे उनके मुकदमे सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। नेक्स्ट हमारा जो है ये है प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार केवल गवर्नर को दिया गया। फ्रेंड्स, इससे पहले जो एक्ट था हमारा 1773 का, उसमें विवाद का प्रमुख कारण यही था कि जो प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए गए थे, सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि उनके जो मुकदमे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में होने चाहिए। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, कोई मामला अगर हाई कोर्ट में है और तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के पास। लेकिन तब ये अधिकार था कि कुछ लोग गवर्नर के पास भी जाते थे, कुछ लोग न्यायालय में जाते थे, और इससे उनमें विवाद बना रहता था। इसी के कारण इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय है उनके विरुद्ध जो अपील सुनेगा वो केवल गवर्नर जनरल सुनेगा, अर्थात न्यायालय में उनकी अपील नहीं सुनी जाएगी। इसके साथ ही गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियम और विनियमन पत्र को सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे असुविधा हो रही थी। फ्रेंड्स, जो भी काम गवर्नर जनरल करता था और उनके जो नियम और प्रपत्र वो बनाता था उसे न्यायालय के पास जमा करना होता था, जिससे न्यायालय उसमें कमी निकालता, फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती। इसीलिए सरकार ने इसको भी समाप्त कर दिया गया कि जो भी नियम कानून गवर्नर जनरल बनाएगा उन्हें वह उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेगा। इस असुविधा को भी इस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया। नेक्स्ट जो है यह है कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी संबंधी मामलों को न्यायालय क्षेत्राधिकार से दूर रखा गया। फ्रेंड्स, जो कंपनी के अधिकारी थे अगर वो कुछ गलतियां करते हैं और उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता था,
बल्कि उनके प्रति जो भी शिकायत थी वो या तो गवर्नर जनरल से की जाती थी या फिर ब्रिटेन में की जाती थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इस एक्ट में जो प्रावधान किया गया वो न्यायालय को बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। फ्रेंड्स, आपने देखा पिछले में कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था वो इसके क्षेत्राधिकार में तो रखे गए थे, लेकिन न्यायालय को उनके प्रति कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस एक्ट के माध्यम से न्यायालय को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे उनके लिए कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया था। नेक्स्ट जो प्रावधान किया गया था इस एक्ट में वो ये था, इस एक्ट के द्वारा राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूलने का क्षेत्राधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से दूर रखा गया। फ्रेंड्स, जो राजस्व भारत में कंपनी द्वारा वसूला जाता था उसको भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से दूर रखा गया, अर्थात उसकी जो दर है वो गवर्नर जनरल या कंपनी के द्वारा ही तय की जाती थी। उसमें न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता था, ना ही लोग ये शिकायत न्यायालय में कर सकते थे कि जो कंपनी है वो अधिक राजस्व वसूल रही है। इस प्रकार से ये क्षेत्राधिकार भी न्यायालय से दूर रखा गया। हम देखेंगे कि न्यायालय को बहुत ही सीमित मात्रा में अधिकार दिए गए थे, फिर भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नींव इन्हीं एक्टों के माध्यम से रखी गई थी और इसीलिए इसे हम भारत के संवैधानिक विकास में शामिल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से भारत की जो आधुनिक भारत की नींव है वो पड़नी शुरू हुई थी। फ्रेंड्स, इस एक्ट के माध्यम से एक गुप्त कमेटी भी गठित की गई जिसने आंग्ल मराठा युद्ध की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, और इसी समिति के आधार पर फिर से एक नया बिल संसद में लाया गया था। उस बिल को हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, उसका नाम तो आप सभी को पता होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंपनी स्थापित हुई थी उसने भारत में अपना प्रशासनिक अधिकार जमाना शुरू कर दिया। फिर उस पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था जिसे हम विनियमन अधिनियम भी कहते हैं। उसमें कुछ प्रावधान किए गए जिससे ब्रिटिश संसद का कंपनी पर थोड़ा सा नियंत्रण आ गया, और जो कंपनी के क्षेत्र थे उनके लिए भी कानून सरकार द्वारा बनाए गए। फिर एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसे हम फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था कलकत्ता में। उसके बाद जो गवर्नर जनरल का नया पद सृजित किया गया था उसके कार्य और न्यायालय के कार्यों को अलग अलग नहीं बताया गया था जिससे असुविधा हो रही थी, और इसी असुविधा को दूर करने के लिए हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। और इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में मैंने आप लोगों से आज बात की है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल था वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने बनाए गए नियमों को अब जमा नहीं करेगा, और ना ही जो है प्रांतीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील करेंगे। वो अपनी अपील केवल गवर्नर जनरल के यहाँ करेंगे, और जो न्यायालय न्याय करेगा वो भारतीयों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के अनुसार करेगा। हिंदुओं के जो न्याय होंगे वो हिंदुओं के अनुसार होंगे, और मुस्लिमों के जो न्याय होंगे वो भी शरीयत के कानून के आधार पर होंगे। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से जो है वो ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार प्रदान कर दिए थे। हालांकि न्यायालय को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे उनके लिए कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके बाद के लेक्चर में हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।